एवरीवन, दिस इज सुबी। वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी स्कॉलर, जो आपके कॉमर्स को बना दे बहुत ही आसान। आज की वीडियो जो है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज की वीडियो में अपने एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर बना रही हूँ। उनके कुछ डाउट्स थे बिजनेस स्टडीज के टॉपिक से रिलेटेड, तो आज हम उनके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है पावर, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। जैसा कि हम जानते हैं, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। उसे रन करवाने के लिए हमें लोगों की जरूरत पड़ती है। उसमें से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है वो है डायरेक्टर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर। क्लियर? जो उसकी पावर्स होती हैं, डायरेक्टर्स की पावर्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है जर्नल पावर। अब ये जर्नल पावर क्या है? जर्नल पावर में है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अ पावर ऑफ ऑल सच एक्टिविटीज फॉर विच कंपनी इज ऑथराइज्ड टू एक्सरसाइज एंड डू। यहाँ पर कंपनी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को सेम पावर मिली हुई है। अगर मैं कहूं कि कंपनी की पावर इज इक्वल्स टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर है, तो कोई गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी को रन करवा रहा है वो है डायरेक्टर। तो डायरेक्टर जो है मेन रोल प्ले कर रहा है, इसीलिए कंपनी की पावर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर जो है वो इक्वल होती है। जो इसकी पावर होगी वही इसी की है, जो इसकी है वही इसी की पावर है। ठीक है? तो कंपनी में क्या ऑथराइज्ड है, किन पावर्स के लिए ऑथराइज्ड है? वो ऑथराइज्ड, वो हर काम करने के लिए डायरेक्टर ऑथराइज्ड है जिसके लिए कंपनी ऑथराइज्ड है। बट देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। कैसी? एक्ट ऑफ बोर्ड शुड बी इंट्रावेट द MOA एंड AOA। इसका मतलब होता है अप्रूव या अप्रूवल मिलना। ठीक है? मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन्हीं के लिए अप्रूव्ड है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या जो पावर्स उनके लिए MOA और AOA में मेंशन की गई हैं। उससे आगे अगर वो बियॉन्ड अपनी पावर को यूज करता है तो वो उसके लिए लायबिलिटीज का रूप बन जाएंगी। ठीक है? अब फिलहाल आप इतना इसमें पढ़ो जनरल पावर में कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या पावर्स मेंशन की गई हैं उसी के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है स्पेसिफिक पावर। जनरल पावर में तो हमने पढ़ा कि जितना मेंशन किया गया है उतना ही वो काम करेगा। स्पेसिफिक पावर में हम बात करते हैं, जो स्पेसिफिक पावर है वो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 179(3) में मेंशन है। अब इसमें क्या क्या चीजें व स्पेसिफिक पावर्स क्या मिलती हैं डायरेक्टर को? डायरेक्टर क्या करता है? फिल अप कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस। अगर ऑफिस में कोई कैजुअल वैकेंसी ओपन है उसे फिल अप करता है। पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस। सुपरिटेंडेंस का मतलब होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन की पावर है डायरेक्टर के पास। कंट्रोल एंड डायरेक्शन ओवर अफेयर्स ऑफ कंपनी। कंपनी के जो अफेयर्स हैं, जो उसके डेली टू डेली काम हैं, उनको कंट्रोल और डायरेक्ट करना। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, मतलब इंस्पेक्शन, कंट्रोल और डायरेक्शन, ये सेम चीज में काउंट होते हैं। मतलब कंपनी के जो भी काम हैं, डेली एक्टिविटीज हैं, उनकी इंस्पेक्शन करना, उन पर कंट्रोल रखना, उनको डायरेक्ट करना किसका काम है? डायरेक्टर का काम है। नेक्स्ट, अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल। कंपनी का जो डायरेक्टर है वो कुछ डायरेक्टर्स को और अपॉइंट कर सकता है। अगर कंडीशन है इसमें भी, तब कर सकता है जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसे ऑथराइज्ड किया होगा। जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना होगा ना, तो उसमें लिखा होगा कि अगर हम किसी टाइम पर एडिशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चाहते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं, तो ही वो कर सकता है अगर वो ऑथराइज्ड होगा तो। क्लियर? नेक्स्ट, अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर्स एक्सेट्रा। इसके अलावा और कोई वैकेंसीज होती हैं ऑफिस में ऑडिटर्स की, तो उन्हें भी जो डायरेक्टर है अपॉइंट करवाता है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, पावर एट बोर्ड मीटिंग। अभी तक जो हमने पावर्स पढ़ी थी वो थी स्पेसिफिक पावर और जनरल पावर।
अब ये वो पावर्स हैं जो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ मीटिंग में, जो उसकी मीटिंग होती है, एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें यूज करता है। वो पावर्स क्या हैं? नंबर 1, पावर्स टू मेक कॉल्स। टू मेक कॉल्स का मतलब कि जर्नल जो मीटिंग्स हैं उसको बनाना, मतलब उसको ऑर्गेनाइज करना, उसके बारे में नोटिस इश्यू करना, सबको उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना, के काम किसका है? डायरेक्टर का है। नेक्स्ट, पावर टू इशू डिबेंचर्स। अगर उसने डिबेंचर्स इशू करने हैं तो वो पावर भी डायरेक्टर के पास है। पावर टू बोरो मनी अदर देन डिबेंचर्स। अगर वो लोगों से, पब्लिक से डिबेंचर्स के अदर देन मतलब डिबेंचर को छोड़ के और भी किसी चीज से मनी बोरो करना चाहता है तो डायरेक्टर के पास पावर है। पावर टू मेक लोन। अगर उसे लोन लेना है, डायरेक्टर को भी लोन लेना है कंपनी से, तो वो भी वो ले सकता है। पावर टू इन्वेस्ट फंड्स ऑफ कंपनी। अगर कंपनी के फंड्स को डायरेक्टर कहीं और इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। पर इन सब चीजों की पावर उसके पास है, बट ये सारी चीजें पहले उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग्स होती हैं, जो एजीएम होती है, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है, उसमें इन सब चीजों को डिस्कस करना पड़ेगा। इन सब डिस्कशंस के बाद ही वो इन सब चीजों के ऊपर कोई डिसीजन ले सकता है। ठीक है, मतलब उसके पास अथॉरिटी है, वो कर सकता है, बट सबसे पहले उसे डिस्कशन भी करनी होगी। नेक्स्ट है पावर टू अपॉइंट अ पर्सन एज अ एमडी। एमडी मींस मैनेजिंग डायरेक्टर इफ ही इज ऑलरेडी एमडी और मैनेजर ऑफ एनी अदर कंपनी। अब डायरेक्टर के पास ये भी पावर है कि वो एक ऐसे पर्सन को अपनी कंपनी का एमडी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर बना सकता है जो ऑलरेडी किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे है या मैनेजर की पोस्ट पे है। तो इसके लिए भी उसके पास पावर है कि वो उसे यहाँ पर बुलाकर, अपनी कंपनी में बुलाकर एमडी की पोस्ट दे सकता है। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है, वो आगे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट है power to invest in share and debentures of any other company up to 10% of subscribed capital of such company। अब इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टर के पास ये भी पावर है कि वो अगर किसी अदर कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है, डिबेंचर्स खरीदना चाहता है, मतलब उनमें इन्वेस्ट करना चाहता है, अप टू 10% ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो उसकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैपिटल है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन पता है ना क्या होता है? तो उतनी कैपिटल का 10% तक अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट, बट उसे ये 2 कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। और ये 2 कंडीशंस क्या हैं? उससे पहले सब्सक्राइब से मुझे याद आया कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है और मैं इसी तरह से आपके लिए डिमांड्स पर वीडियो लाती रहूंगी। चलिए देखते हैं कंडीशंस क्या हैं। कंडीशंस हैं एग्रीगेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय कंपनी इन ऑल अदर बॉडी कॉर्पोरेट डज नॉट एक्सीड 30% ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसका मतलब है कि एग्रीगेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को आप लिख सकते हो टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय कंपनी। कंपनी ने टोटल, कंपनी ने जितनी इन्वेस्टमेंट की है इन ऑल अदर बॉडी कॉर्पोरेट, ऑल अदर कंपनीज आप लिख सकते हो, डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की है, डज नॉट एक्सीड, वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए 30% ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, जो उसकी सब्सक्रिप्शन कैपिटल है ना, उसके 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक इस कंपनी की जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो 10,000 है। मैंने 10,000 लिया है, जस्ट एक नंबर है, अदरवाइज कंपनी 10,000 में नहीं चलती है। तो मैं उसको पहले 10% निकाल लेती हूँ, तो कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, 10,000 का मैं 30% निकालती हूँ तो आ जाएगा 3,000। ठीक है, और 10,000 का मैं 20% निकालती हूँ, ये आपका आ जाएगा 2000। ये 3 चीजें हमारे पास हैं। डायरेक्टर के पास ये पावर है कि वो 10% ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल का 10% कितना है? वो 1000 रुपया इन्वेस्ट कर सकता है, बट साथ में उसे ये कंडीशंस फॉलो करनी है कि उसकी जितनी भी उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट है
किसी अदर कंपनी में, ए कंपनी में, बी कंपनी में, सी कंपनी में, डी कंपनी में, जहां पे भी उसने इन्वेस्टमेंट की है वो टोटल इन्वेस्टमेंट 3000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 30% ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल कितना मिला? सब्सक्राइब कैपिटल हमने कितनी ली थी? 10,000 ली थी। 10,000 का अगर 30% निकालूं तो 3,000 होता है, तो 3,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर? सिमिलरली सेकंड क्या है? एग्रीगेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन सेम ग्रुप ऑफ कंपनीज does not exceed 20% of subscribed capital of investing company। 20% निकाल लो सब्सक्राइब कैपिटल का, 2000। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी रिलायंस कंपनी है, वाह क्या बात है, मेरी कंपनी रिलायंस कंपनी है और मैं चाहती हूँ टाटा ग्रुप में इन्वेस्ट करना। मैंने टाटा ग्रुप के अलग अलग कंपनीज के शेयर खरीदे हैं। मेरे पास कंपनी कौन सी है? टाटा, पर उसके जो शेयर्स हैं, कोई टाटा की अलग कंपनी है, कोई टाटा का सॉल्ट की कंपनी है, कोई अलग ऑटोमोबाइल की कंपनी है, तो मैंने अलग अलग टाटा कंपनीज के शेयर लिए हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट हो सेम ग्रुप ऑफ कंपनीज टाटा में ही, तो वो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 20% मीन 2000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए मेरी सब्सक्राइब कैपिटल का। क्लियर है? कोई डाउट? मतलब क्या मैंने बताया कि अगर उसने सब्सक्राइब कैपिटल इनका 10% इन्वेस्ट करना चाहता है डायरेक्टर, तो वो कर सकता है, पर उसे साथ में ये दो कंडीशंस याद रखनी है कि उसकी जितनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, मतलब 3000 एग्जांपल के तौर पे, उससे ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा कहीं पर भी टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी 3000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और सेकेंड कंडीशन कि एक ही जगह पर वो 2000 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, मतलब 2000 मींस 20% ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। एक चीज याद रखना बेटा, मैंने ये दोनों ना नंबर्स लिए हैं, ठीक है, ये जस्ट एक नंबर्स हैं। आप जो कंपनी है वो बहुत लार्ज अमाउंट पे चलती है, तो ये जस्ट एक फिगर्स है। क्लियर है ये? अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या है? पावर मस्ट बी एक्सरसाइज बाय द बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का मतलब होता है सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सहमति किसमें होनी जरूरी है। तो ये जो पॉइंट है और जो ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट के अंडर आते हैं। मैंने कहा था ना कि इस पॉइंट से रिलेटेड एक पॉइंट मैं कुछ बताऊंगी आगे, वो यही है कि जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट के अंडर ये दोनों पॉइंट आते हैं। इनके ऊपर जो डिसीजन है डायरेक्टर डिस्कशन करने के बाद जो अपनी या एक दो बंदे की सहमति से भी डिसीजन ले सकता है, बट जो डिसीजन है ये दोनों, इस पे जितने भी बोर्ड्स ऑफ मेंबर है सबकी सहमति होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्या है? पावर मस्ट बी एक्सरसाइज मीन ये वाली पावर तभी होंगी, ये दोनों पावर्स तभी यूटिलाइज होंगी जब जितने भी बोर्ड ऑफ मेंबर है उसमें हाथ खड़ा करेंगे कि हाँ हम रेडी हैं इस चीज के लिए। क्लियर? ये थी डायरेक्टर्स की पावर। कौन सी? जनरल पावर, स्पेसिफिक पावर, पावर एट मीटिंग, जो मीटिंग में वो करेगा, और जिसपे सभी बोर्ड मेंबर्स की सहमति होनी जरूरी है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं डायरेक्टर्स की ड्यूटीज। सो नेक्स्ट वी डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। अब जैसा कि हम सबको पता है कि जो डायरेक्टर है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन द कंपनी, इसीलिए जो इसकी ड्यूटीज हैं वो भी बहुत ज्यादा रखी गई हैं और बहुत सोच समझकर बनाई गई हैं। जितनी ज्यादा इसकी ड्यूटीज हैं उतनी ही ज्यादा इसकी लायबिलिटीज भी बन जाती हैं, क्योंकि अगर कुछ भी गलत होता है ना कंपनी में तो सभी क्या करेंगे? इसको ब्लेम करेंगे। नोबडी विल ब्लेम द कंपनी, कंपनी को कोई ब्लेम नहीं करेगा, एवरीबडी विल ब्लेम द पर्सन हु रन्स द कंपनी, जो कंपनी को चला रहा है उसे ब्लेम करेंगे। ठीक है, एंड कौन है वो? दैट इज डायरेक्टर। तो डायरेक्टर जो है कंपनी का, उसकी ड्यूटीज बहुत ज्यादा हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसकी ड्यूटीज क्या हैं। ड्यूटीज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इसकी ड्यूटी है स्टैट्यूटरी ड्यूटी, सेकंड इज जनरल ड्यूटी, थर्ड वन इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। जो स्टैट्यूटरी ड्यूटी है इसमें क्या है? ये जो है इसका मतलब है इसमें सारे लॉज हैं, मींस रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म्स, कंडीशंस, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हैं। अगर हमें इसमें कुछ भी चेंज करना है, पहली बात हम चेंज कर ही नहीं सकते, हमें लॉ के अकॉर्डिंगली चेंज चलना पड़ेगा। बट अगर हमें कुछ भी चेंज करना है तो हमें पहले रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और फिर हम अपना
ड्यूटीज को चेंज कर सकते हैं। मींस स्टैट्यूटरी ड्यूटीज में जो MOA और AOA में लिखा जा चुका है हमें उसे फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये ड्यूटीज जो है वो काफी ज्यादा हैं, तो इसे हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। पहले हम ये दोनों ड्यूटीज को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इज जर्नल ड्यूटीज। जर्नल ड्यूटीज क्या है? जर्नल ड्यूटीज में हम नॉर्मल ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं। अगर मैं आपको कोई काम देती हूँ कि भाई आप ये काम करो, तो आप उसको क्या करोगे? बड़े आराम से करोगे और ये ध्यान रखोगे कि मुझसे कुछ गलत ना हो और अपना बेस्ट देने की कोशिश करोगे। ये आपका जर्नल बिहेवियर होगा। उसी तरह से अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो जर्नल उसकी ड्यूटीज क्या है कि वर्क इन गुड फेथ फॉर कंपनीज प्रॉफिट, कि वो कंपनी के प्रॉफिट के बारे में सोच के हमेशा काम करे। नेवर नेग्लेक्ट देयर ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज को नेग्लेक्ट ना करे कभी भी। एंड कोऑपरेट विद अदर डायरेक्टर्स, जो उसके अदर डायरेक्टर हैं उनसे भी मिलकर काम करे। मस्ट फंक्शन विद इन द लिमिट्स, और जो उसकी लिमिट्स डिसाइड की गई हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन MOA में, उनके अकॉर्डिंगली वो काम करे। ये इसकी जर्नल ड्यूटीज हैं। मींस सबसे मिलकर काम करना, कोऑपरेटिवली काम करना और हमेशा कंपनी के प्रॉफिट के बारे में सोचना, अपनी ड्यूटीज को हमेशा फॉलो करना। क्लियर? नेक्स्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। CSR में क्या है कि सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो कंपनी का एक्ट था, उसमें ये मेंशन किया गया था required to spend at least 2% of average net profit of preceding 3 years on social activities। क्या मतलब है कि डायरेक्टर की ये ड्यूटी है कि वो चेक करे कि ये काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, ठीक है। अब ये काम क्या है कि कंपनी में 3 साल, पिछले 3 साल का जितना भी प्रॉफिट है उसका एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% सोशल एक्टिविटीज पे खर्च करना। तो डायरेक्टर का ये काम है कि वो चेक करे कि क्या वो 2% प्रॉफिट इस पर खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये एवरेज नेट प्रॉफिट क्या है और ये एटलीस्ट 2% और एवरेज क्या है, इसको एक मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, पिछले कंपनी के 3 साल में पहले साल 300 का प्रॉफिट हुआ, उसके नेक्स्ट ईयर 200 का प्रॉफिट हुआ, उसके नेक्स्ट ईयर अगेन 200 का प्रॉफिट हुआ। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? तो हमारा टोटल प्रॉफिट जो बना वो बना 700, ठीक है। हमें क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? मैंने इसमें से सपोज मैंने 100 रुपीज डेप्रिशिएशन या कोई कॉस्ट या मैंने कुछ भी निकाल दिया, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट मैंने माना कि मेरा नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 600 आ गया। 600 रुपए मेरा नेट प्रॉफिट है। अब इस नेट प्रॉफिट का मैं क्या निकालूंगी? एवरेज निकालूंगी। एवरेज कैसे निकालते हैं? 3 इयर्स की 3 से इसको डिवाइड किया तो कितना आया? 200 रुपीज। 200 रुपीज का अब मैं 2% निकालूंगी। मींस 200 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। ये 4 रुपीज मेरे कंपनी के सोशल एक्टिविटीज पे खर्च होने जरूरी है। तो ये देखना कि क्या ये 4 रुपए मेरी कंपनी के सोशल एक्टिविटीज पे खर्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। किसका काम है? किसकी ड्यूटी है? डायरेक्टर की ड्यूटी है, तो वो ये ड्यूटी भी अपनी प्ले करता है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। स्टैट्यूटरी ड्यूटीज मैंने बताया था रूल्स, रेगुलेशन, लॉ से रिलेटेड होती हैं। इनमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो जो ये एक बार मेंशन हो चुके हैं, इसे ऐसे ही हमें फॉलो करना पड़ेगा। मतलब डायरेक्टर को इसे ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या ड्यूटीज हैं। फर्स्ट इसकी ड्यूटी होती है इंस्पेक्टिंग द प्रोस्पेक्टस। अब ये प्रोस्पेक्टस क्या है? जब कंपनी स्टार्ट होती है, ठीक है, जो कंपनी स्टार्ट होती है और वो अपने शेयर्स को इशू करती है, मार्केट में लेके आती है और कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है और वो लोगों को कन्विंस करना चाहती है कि लोग उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो वो क्या करते हैं? प्रोस्पेक्टस एक बुक होती है उसको इशू करते हैं, सो दैट कंपनी के बारे में लोगों को पता चले और लोग ये डिसाइड कर सके कि कंपनी में पेमेंट करनी है, मतलब इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो इंस्पेक्टिंग द प्रोस्पेक्टस का मतलब है डायरेक्टर का ये काम है कि वो जब बुक बन जाए, प्रोस्पेक्टस बन जाए, उसको अच्छे से इसको रीड करे, अच्छे से इसको देखे, क्या उसमें सारी चीजें मेंशन की गई हैं, क्या सारी चीजें करेक्ट मेंशन की गई हैं,
कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो छूट गई हो, जो लोगों को बताना बहुत जरूरी हो, तो वो सारी चीजें चेक करने का काम किसका होता है? डायरेक्टर का होता है। मींस जो भी प्रोस्पेक्टस है, बाय चांस अगर आगे जाके प्रोस्पेक्टस में कुछ गलती निकलती है और उसकी वजह से थर्ड पार्टी को मतलब शेयर होल्डर को नुकसान होता है, तो वो किसकी लायबिलिटी होगी? वो डायरेक्टर की होगी। मतलब डायरेक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों? क्योंकि इंस्पेक्शन उसने सही ढंग से नहीं की थी। तो इसीलिए जब प्रोस्पेक्टस बनता है तो डायरेक्टर को बहुत केयरफुली उस प्रोस्पेक्टस को रीड आउट करना होता है, उसे इंस्पेक्ट करना होता है, मतलब चेक करना होता है। क्लियर? नेक्स्ट है साइनिंग द प्रोस्पेक्टस। जब वो सारा कुछ चेक कर लेता है, देख लेता है कि सब कुछ सही है, तो उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या डायरेक्टर का ये काम है उसे साइन करके आगे पास ऑन कर दे। क्लियर? नेक्स्ट इज प्रेजेंटिंग द एनुअल स्टेटमेंट। अब एनुअल स्टेटमेंट में क्या है? डायरेक्टर का ये काम है कि वो कंपनी की एनुअल स्टेटमेंट को आरओसी के पास मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सेंड करे, जिसमें सब कुछ मेंशन होता है कि कंपनी के एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी हैं, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस पूरे साल का उसमें चीजें मेंशन की गई होंगी। वो सारी चीजों की कॉपी रजिस्ट्रार को सेंड करना किसका काम है? डायरेक्टर का काम है। क्लियर? नेक्स्ट है कन्वेनिंग एजीएम, कन्वेनिंग ईजीएम। अब ये क्या है? एजीएम मींस एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब हर एक कंपनी में एटलीस्ट एक जनरल मीटिंग तो होती है, एनुअल मीटिंग होती ही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, जिसमें सारी डिस्कशन होती है। हमने पढ़ा था ना कि पावर्स ऑफ डायरेक्टर में कि कुछ पावर्स हैं जो वो मीटिंग्स के दौरान यूज करते हैं, तो वो मीटिंग होती है जिसमें वो सब जिस चीजों की डिस्कशन होती है। क्लियर? तो उस मीटिंग में क्या है कि कब ये मीटिंग होगी, कहाँ ये मीटिंग होगी, कब किस टाइम पे ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी, इन सब के बारे में सभी को जानकारी देने का काम किसका है? डायरेक्टर का है। ठीक है? तो कन्वेनिंग एजीएम में क्या है कि जो भी एनुअल मीटिंग डिसाइड होती है, लोगों को कॉल करना मतलब इशूइंग करना नोटिस कि इस टाइम पे मीटिंग है, उनको बुलाना का सभी का काम क्या है? डायरेक्टर का काम है। अब कन्वेनिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में क्या होता है? कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ना कुछ एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ नए पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में डिस्कशन करना बहुत जरूरी होता है। या कई बार ऐसा होता है कि मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से कंपनी पर कुछ असर पड़ रहा होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और कंपनी को अपने पॉलिसीज को चेंज करना पड़े। पॉलिसीज को चेंज मींस स्ट्रैटेजीज को चेंज करना पड़ रहा है प्रोडक्शन में या कुछ भी, तो उसके लिए उन्हें कुछ इमरजेंसी डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो उस टाइम पे भी कुछ एक्स्ट्रा मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स। क्लियर? तो उन मीटिंग्स को भी कंडक्ट करवाने का काम, बुलाने सभी लोगों को बुलाने का काम डायरेक्टर का होता है। क्लियर? क्लियरिंग एंड पेइंग डिविडेंड। अब इसका मतलब क्या है? डिविडेंड क्या होता है कि जो पब्लिक ने हमारे शेयर्स परचेज किए हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जब हमारी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो हम उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उन्हें देते हैं, उसी हिस्से को हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है? जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वो इंटरेस्ट हमें देता है ना, तो कंपनी के जब हम शेयर्स परचेज करते हैं और उस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो कंपनी क्या करती है? प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमें एज अ डिविडेंड पे करती है। क्लियर? अब डिक्लेयरिंग एंड पेइंग डिविडेंड मतलब कि कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना डिविडेंड आपको पे किया जाएगा, इसकी डिक्लेरेशन कौन देता है? डायरेक्टर देता है। किसका काम है? डायरेक्टर का। बताना कि इतना कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, इतना हम डिविडेंड पे करेंगे, और डिविडेंड टाइमली पे हो जाए ये भी देखना किसका काम है? डायरेक्टर का काम है। बाई चांस अगर डायरेक्टर कह देता है कि हम आपको डिविडेंड दे देंगे और विद इन 30 डेज अगर पे नहीं होता है तो इसकी लायबिलिटी मतलब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? डायरेक्टर होगा। तो जितना भी फाइन या व्हाटएवर जो भी इसके पेनल्टीज होती हैं वो इसे पे करनी पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट, डिक्लेयरिंग द सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस। हाँ, ये क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस इश्यू करना। जब क्या होता है, जो पब्लिक है अगर हमारे शेयर्स परचेज कर रही है तो उतने ही अमाउंट में
सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस भी अलॉट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये देखना किसका काम है, डायरेक्टर का काम है। मींस जितने शेयर्स अलॉट हो चुके हैं उतनी ही अलॉटमेंट एप्लीकेशंस की भी होनी चाहिए। मतलब अलॉटमेंट should be equals to एप्लीकेशंस के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर 10 शेयर्स इशू हुए हैं मार्केट से, 10 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, तो 10 के 10 सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस भी डिक्लेयर होने चाहिए, इशू कर देने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, प्रेजेंटिंग द एनुअल अकाउंट्स। एनुअल अकाउंट्स में आप लिख सकते हैं बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें क्या है, प्रेजेंटिंग द एनुअल अकाउंट्स का मतलब है कि जब एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, तो डायरेक्टर का ये काम है, इसकी ड्यूटी है कि उस मीटिंग में वो कंपनी की बैलेंस शीट प्रेजेंट करे, एक साल की जो भी उस पीरियड की है वो उसकी बैलेंस शीट प्रेजेंट करे, उस साल में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है कंपनी को, वो स्टेटमेंट सारी की सारी रिपोर्ट प्रेजेंट करे। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का पूरा जो रिपोर्ट बनी हुई है कंपनी की, वो प्रेजेंट करना एट एनुअल जनरल मीटिंग किसकी ड्यूटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर? नेक्स्ट, सेंडिंग कॉपी टू रजिस्ट्रार। अब इसमें क्या है, जब उसने बैलेंस शीट प्रेजेंट कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो कर दिया, दिखा दिया एजीएम में, तो उसके बाद नेक्स्ट उसका काम क्या है, दिखाने के बाद बैलेंस शीट की 3 कॉपीज और प्रॉफिट एंड लॉस की 2 कॉपीज वो किसको सेंड करे, रजिस्ट्रार को, आरओसी को। मतलब आरओसी कौन होता है, रजिस्ट्रार, और कंपनी को सेंड कर दे, साइन करके, सभी के उसमें साइन हो और डायरेक्टर का साइन हो, वो साइन करके सेंड करना किसका काम है, डायरेक्टर का काम है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन। एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब अगर कंपनी में कुछ फ्रॉड हो जाता है, कुछ गलत चीजें हो जाती है, कुछ चोरी हो जाती है या कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो सारे रिकॉर्ड्स को चेक करना, डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करवाने का काम किसका होता है, वो डायरेक्टर का काम होता है। तो इंस्पेक्शन के दौरान सारे डॉक्यूमेंट्स कौन प्रोवाइड करवाएगा, डायरेक्टर करवाएगा। नेक्स्ट, डिक्लेयरिंग सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब है कि अपने आप को ये बताना कि हम दिवालिया हमारा नहीं हुआ है, मतलब हम अपनी कंपनी को वाइंड अप अगर अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वाइंड अप करने का मतलब है बंद कर रहे हैं, कि मैं सोच रही हूँ कि अब मैं कुछ बिजनेस शिफ्ट करना चाहती हूँ या मैं नहीं कंटिन्यू करना चाहती, तो मैं अपनी मर्जी से कंपनी को वाइंड अप कर रही हूँ और फिर मैं ये डिक्लेयर करती हूँ। मतलब डिक्लेयरिंग सॉल्वेंसी का मीन्स मैं ये डिक्लेयर करती हूँ अपने क्रेडिटर्स को, मेरे शेयर होल्डर्स को, कि आपका पैसा भाई डूबेगा नहीं, जितना भी आपका पैसा मेरी कंपनी में लगा है मैं वो पे करने के लिए एबल हूँ, मैं उतना पैसा आपको पे कर सकता हूँ, मैं कंपनी बंद कर रही हूँ, अपनी मर्जी से कर रही हूँ, इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं दिवालिया निकल गया, हम कहते हैं ना कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई, तो वो सब चीजें नहीं हुई हैं, बट मैं अपनी मर्जी से वाइंड अप कर रही हूँ। और इसलिए मैं ये डिक्लेयर कर रही हूँ कि जितना भी आपका पैसा अगर है क्रेडिटर्स का, तो वो आपको पे करने के मैं लायक हूँ। तो इससे क्या होगा कि अगर मेरी कंपनी के कुछ और जो शेयर्स पर्सन खरीदना चाह भी रहा होगा तो वो खरीद लेगा। ठीक है? नेक्स्ट है डिस्क्लोज पर्सनल इंटरेस्ट। जो हमारी जो मीटिंग्स होती हैं कंपनी की, एजीएम या ईजीएम, जो भी मीटिंग्स होती हैं, तो वहां पर जब डिस्कशंस होती हैं तो वहां पर अपने पर्सनल इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करना वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कंपनी के साथ, तो मुझे उसमें से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली मैंने किया ही इसीलिए था सो दैट मुझे उससे प्रॉफिट हो सके और एक्स्ट्रा प्रॉफिट मैं अपने लिए ले सकूं। ठीक है? तो वो क्या था, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था। तो ये चीजें डिस्कस करना एजीएम या ईजीएम में जरूरी है। अगर मैं ये डिस्कस नहीं करती हूं तो इट मीन्स मैं अपनी पावर को मिसयूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरा पहला काम क्या है, कंपनी के प्रॉफिट के बारे में सोचना। ठीक है? तो
इसलिए अगर मैं ये चाहती भी हूं कि पर्सनल इंटरेस्ट मेरा इन्वॉल्व हो, इसमें मुझे भी प्रॉफिट हो, तो ये डिस्क्लोज करना पहला काम होगा मेरा, कि मैं लोगों को, अपनी कंपनी के लोगों को, या जो मेरी मीटिंग है उसमें ये मेंशन कर दूं कि भाई जितना प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ हिस्सा मुझे इतना चाहिए, वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अगर उसमें सभी सहमति करवाते हैं, सहमति रखते हैं, तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नेक्स्ट, ड्यूटी टू प्रिपेयर डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट। जितना मैंने ये काम किया है ना डायरेक्टर ने, इसकी एक लिस्ट बनती है, स्टेटमेंट बनती है कि क्या इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, इसके ऊपर प्रॉपर एक स्टेटमेंट बनती है, रिपोर्ट बनती है, उसके ऊपर अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साइन होते हैं और उनके व्यूज होते हैं, मतलब उनके बारे में मेंशन किया होता है कि क्या सही है कि नहीं किया है, जो भी उनके व्यूज होंगे वो लिखा होता है। तो वो सब चीजें मेंशन करके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सेंड करना भी डायरेक्टर का काम है। मतलब अपना रिजल्ट रजिस्ट्रार वाली कंपनी को खुद दिखाना कि ये मेरा रिजल्ट है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। अब आपको ये बहुत ज्यादा लग रहा होगा कि मैम इतने सारे पॉइंट्स हम कैसे याद करें। देखो, याद करने के लिए आपको रट्टा मत मारो, आप उसको समझ के करो। एक बार ये अज्यूम कर लो कि आप एक कंपनी के डायरेक्टर हो और आपको ये काम करना है। पहला काम क्या करना है, प्रोस्पेक्टस इशू करना है। मैंने भाई जो प्रोस्पेक्टस इशू किया है उसको चेक करूं, फिर उसको मैं साइन करूं, साइन करके मैंने उसको भेजना है। 3 काम हो गए, फटाफट आपके 3 काम हो गए। ठीक है, फिर क्या है, मैंने मीटिंग्स करनी है, मैंने लोगों को बुला के अपनी कंपनी के बारे में मनाना है। 2 पॉइंट्स हो गए। जो कंपनी लोगों ने शेयर खरीदे हैं उनको मैंने डिविडेंड देना है, डिविडेंड देने के साथ उनको सर्टिफिकेट भी बना कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो मेरी एनुअल अकाउंट्स है, एनुअल स्टेटमेंट्स हैं, उनके बारे में सबको जानकारी दूं कि ये मेरा प्रॉफिट लॉस हो रहा है। फिर उसकी रिपोर्ट्स में इंस्पेक्शन टीम को भेजूं, या सॉरी आरओसी को भेजूं। बाकी इंस्पेक्शन करवाऊं टाइम टू टाइम, अगर मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ रही कंपनी में तो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करवाऊं, सॉल्वेंसी डिक्लेयर करूं, ये पर्सनल डिस्क्लोज और अपनी रिपोर्ट खुद सेंड करूं आरओसी को। तो ये अगर आप एज अ डायरेक्टर खुद एक बार एज्यूम करना कि मुझे ये काम करने हैं, तो देखना आपको ये काम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेंगे और बहुत इजीली ये पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। क्लियर? तो अब हम पढ़ चुके हैं ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर। अब जो डायरेक्टर है इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन द कंपनी। तो जितनी ज्यादा उसकी ड्यूटी है, जितनी ज्यादा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उतनी ही ज्यादा उसकी लायबिलिटीज भी होंगी। मतलब उतना ही ज्यादा वो अकाउंटेबल भी होगा, आंसरेबल भी होगा टू द थर्ड पार्टी और टूवर्ड कंपनी। कि कुछ भी कंपनी में होता है तो जवाबदारी किसकी होगी, डायरेक्टर की होगी। ठीक है, तो मीन्स अगर आपको लायबिलिटीज आ जाए या अकाउंटेबिलिटी आ जाए तो बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, आपने यही लिखना है, इसी का आंसर आपने मेंशन करना है। तो लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, लायबिलिटी अगेंस्ट कंपनी, कंपनी के लिए किस चीज के लिए वो अकाउंटेबल है, टुवर्ड आउटसाइडर और थर्ड पार्टी। एंड थर्ड वन इज क्रिमिनल लायबिलिटीज। ठीक है, अच्छा इसमें एक होती है सिविल लायबिलिटीज, जो थोड़ा सा समझने वाला कॉन्सेप्ट है। सिविल लायबिलिटीज और क्रिमिनल लायबिलिटीज में माइनर सा डिफरेंस है। तो जब मैं क्रिमिनल लायबिलिटीज बताऊंगी तो आपको वो टॉपिक वहां पे क्लियर हो जाएगा। चलिए, लायबिलिटी अगेंस्ट कंपनी। कंपनी का मतलब क्या है कि कंपनी में अगर कुछ होता है, नुकसान होता है, तो उसके लिए डायरेक्टर कब जिम्मेवार होगा। तो फर्स्ट है, एन अल्ट्रा वायरस एक्ट डायरेक्टर हैव एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड देयर पावर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अल्ट्रा वायरस एक्ट, अल्ट्रा वायरस एक्ट का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। जो एमओए या एओए में कुछ भी एक्ट में मेंशन नहीं किया गया है और उस लिमिट से बाहर जाकर डायरेक्टर कुछ काम कर रहा है या कोई बिजनेस डील कर रहा है या ऐसी कंपनी के साथ बिजनेस कर रहा है जो जिसमें जो मेंशन नहीं किया हुआ मेमोरेंडम में, उसके साथ डील कर रहा है और उसकी वजह से अगर कंपनी को कुछ लॉस होता है तो उसके लिए लायबल कौन होगा, डायरेक्टर होगा। वो किसकी लायबिलिटी होगी, डायरेक्टर की होगी। क्लियर? नेक्स्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वेयर द डायरेक्टर मेक सीक्रेट प्रॉफिट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब ट्रस्ट को तोड़ना। अब डायरेक्टर जो होता है ना, वो उससे हम बहुत ट्रस्ट वर्थी मानते हैं कि हमने उसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मतलब उसको इतना पावरफुल बनाया है
जस्ट बिकॉज इसीलिए क्योंकि हमें पता है कि वो एक ट्रस्टवर्थी पर्सन है, वो हमारा विश्वास नहीं तोड़ेगा, कंपनी को हमेशा सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करेगा और कंपनी के प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। बट अगर डायरेक्टर ट्रस्ट को ब्रेक करता है और कंपनी के प्रॉफिट की बजाय पर्सनल मोटिव रखता है, पर्सनल प्रॉफिट के बारे में सोचता है और उसकी वजह से कंपनी को लॉस हो रहा हो, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? डायरेक्टर जिम्मेवार है। नेक्स्ट इज फॉर फ्रॉड और डिसऑनेस्ट एक्ट टू मेक पर्सनल प्रॉफिट। सेम चीज ही है, पहले में क्या था कि हम ट्रस्ट तोड़ते हैं और उसकी वजह से कंपनी को नुकसान होता है। सेकेंड थिंग इज कि मैं कुछ इलीगल एक्टिविटी करती हूँ या कुछ फ्रॉड करती हूँ या डिसऑनेस्ट एक्ट करती हूँ और उसकी वजह से अगर कंपनी को लॉस होता है और मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मैं अपना मोटिव रख के कुछ ऐसे डील्स कर देती हूँ जिसकी वजह से मुझे तो प्रॉफिट हो गया बट कंपनी को नुकसान हो गया, तो उसके लिए भी कौन जिम्मेवार होगा? डायरेक्टर जिम्मेवार होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज नो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विद को-डायरेक्टर्स। अगर जो डायरेक्टर है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है अदर डायरेक्टर्स के साथ, जिसकी वजह से डील्स में प्रॉब्लम आ रही है, कोई बिजनेस डील टूटती जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहे हैं, कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए भी वो डायरेक्टर जो है लायबिलिटी किसकी होगी? डायरेक्टर की होगी। ठीक है? नेक्स्ट इज ऑल लॉसेस ड्यू टू डायरेक्टर। अब ड्यू टू डायरेक्टर भी आप लिख सकते हो, ड्यू टू नेग्लिजेंस भी कह सकते हो कि अगर डायरेक्टर की वजह से कंपनी को कुछ लॉस होता है, कुछ किसी भी तरह का, कि कंपनी कोई ऐसी वो डील कर देता है, मतलब ठीक है, कोई डील कर देता है जिसके बारे में उसने ज्यादा कुछ सर्च नहीं किया था, कुछ सोचा समझा नहीं था, जस्ट एक फटाफट कोई डील आई तो उसने उसको क्रैक करने की कोशिश की या लेने की कोशिश की और उसकी वजह से कंपनी को लॉस हो गया, तो उसके लिए भी जो लायबिलिटी किसकी बनेगी? वो डायरेक्टर की बनेगी। ठीक है? तो कंपनी के लिए वो कब लायबल होगा? जब वो बियॉन्ड द पावर जाके काम करेगा, जब वो ट्रस्ट ब्रेक करेगा, या फिर वो कुछ फ्रॉड करेगा या नेग्लिजेंस की वजह से, मतलब जानबूझ के नहीं बट फिर भी डायरेक्टर के डिसीजन की वजह से अगर कंपनी को कुछ लॉस हुआ तो उसकी भी लायबिलिटी डायरेक्टर की होगी। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ टूवर्ड आउटसाइडर। टूवर्ड आउटसाइडर भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे थर्ड पार्टी भी कर सकते हो। ठीक है? थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी में क्या है? फर्स्ट क्या है? फॉर मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। जब हमने स्टैट्यूटरी ड्यूटी पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि डायरेक्टर का फर्स्ट फंक्शन क्या है? प्रोस्पेक्टस की इंस्पेक्शन करना। मींस प्रोस्पेक्टस में जो भी कुछ लिखा है उसको अच्छे से पढ़ना, उसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो अगर बाय चांस इंस्पेक्शन करते वक्त कुछ मिस्टेक वो कर देता है और उसे वो चीज ध्यान में नहीं आती है और उसकी वजह से थर्ड पार्टी मींस शेयर होल्डर को नुकसान होता है, तो वो कंपनी पे नहीं करेगी नुकसान, वो कौन पे करेगा? वो डायरेक्टर करेगा। तो उसकी लायबिलिटी कौन होगी? किसकी होगी? डायरेक्टर की होगी, कंपनी की लायबिलिटी नहीं होगी। ठीक है? एक चीज यहाँ पे समझ के रखो कि कंपनी और डायरेक्टर दोनों अलग अलग हैं। ठीक है? कंपनी का जो अकाउंट है वो अलग है, डायरेक्टर का जो अकाउंट है वो अलग है। हाँ, कंपनी को जो पावर दी हुई है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो पावर है वो सेम है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है? तो उसे रन करवाने के लिए हमें एक ह्यूमन बीइंग चाहिए, बट कंपनी की जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो अलग हैं, वो उसके नाम पर हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डायरेक्टर है उसके एसेट्स और लायबिलिटीज अलग अलग हैं। तो अगर कुछ नुकसान हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर को नुकसान हो गया, क्यों? क्योंकि प्रोस्पेक्टस में कुछ मिस्टेक थी जिसकी वजह से नुकसान हुआ, तो वो कंपनी के खाते में से नहीं भरा जाएगा, वो किसके खाते से जाएगा? वो डायरेक्टर की पर्सनल इनकम में से डिडक्ट होगा। क्लियर? या जो भी उसको फाइन लगेगा या जो भी होगा वो डायरेक्टर को होगा। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर द फेलियर टू रीपे एप्लीकेशन मनी ऑन नॉन रिसिप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन से अगेन मैं आपको याद दिला रही हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि बाकी फ्रेंड्स को भी आपको ये वीडियोस मिलती जाए, और अगर उनके भी कोई डाउट्स हैं वो मुझे बताओ, सो दैट मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाती रहूँ। नेक्स्ट है एप्लीकेशन मनी।
अब फेलियर का मतलब है कि जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए हम शेयर्स अलॉट करते हैं मार्केट में, हम प्रोस्पेक्टस भेजते हैं ना, सो दैट लोग हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज करें और हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल सके। तो अगर हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल पाता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था 10,000 रुपये मेरे को मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए, मेरे पास 10,000 नहीं आए बट 6,000 रुपये आ गए। अब 6,000 मैं कहीं और नहीं यूज कर सकती। अगर मुझे जो टाइम पीरियड के अंदर मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन कवर नहीं हुआ है तो मैं क्या करूंगी, वो जो पेमेंट है वो उन्हें वापस कर दूंगी। और अगर मैं वो पेमेंट वापस नहीं करती हूँ और उसकी वजह से कंपनी को नुकसान होता है तो उसकी लायबिलिटी किसकी होगी, डायरेक्टर की होगी। क्लियर है? मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर मुझे नहीं मिलता है, मैं वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाती हूँ और जो थोड़ा बहुत पैसा आया भी है एप्लीकेशन मनी का तो मुझे वो रिटर्न करना पड़ेगा। और अगर मैं रिटर्न नहीं करूंगी तो उसके लिए मैं ही जिम्मेवार होंगी, कंपनी जिम्मेवार नहीं है। बीइंग अ डायरेक्टर मैं जिम्मेवार होंगी, कंपनी जिम्मेवार नहीं होगी। ठीक है? फेलियर्स टू रिपे एप्लीकेशन मनी। अब इसमें और इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। क्या है कि पहले में क्या था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने शेयर्स अलॉट किए हुए थे और मुझे उससे जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो नहीं मिला बट कुछ जो पैसा आया था वो मुझे वापस करना पड़ा। ठीक है? और अगर नहीं किया तो लायबिलिटी मेरी बन गई। फेलियर टू रीपे एप्लीकेशन मनी में क्या है कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए, मतलब जितना मुझे चाहिए था। मैंने 10,000 का एग्जाम्पल लिया था, 10,000 का मैंने एग्जाम्पल लिया था। ठीक है? तो मेरे पास जो एप्लीकेशन मनी आई है वो 20,000 की आ गई सपोज। ठीक है? अब मेरे पास तो शेयर्स नहीं है। अब इस यहाँ पर क्या हो गया, शेयर्स की क्या हो गई, शेयर्स शॉर्ट हो गए, मेरे पास शॉर्टेज हो गई। ठीक है? मींस ये क्या हो रहा है, अब ये जो 20,000 आया ये क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो रही है। ठीक है? तो मैं क्या करूंगी, जो एक्स्ट्रा है, मैं तो शेयर से अलॉट कर नहीं पा रही हूँ, तो जो एक्स्ट्रा मनी मेरे पास आई है मैं वो देख के क्या करूंगी, वापिस कर दूंगी लोगों को। ठीक है? ये नहीं है कि ठीक है भाई आ रही है तो पैसा आने तो हम यूटिलाइज कर लेते हैं, नहीं। अगर ऐसा होगा तो जो थर्ड पार्टी है वो किसको जिम्मेवार मानेगी, कंपनी को मानेगी। और ये जो इसके लिए कंपनी जिम्मेवार नहीं होगी। कौन जिम्मेवार होगा, जो कंपनी को रन कर रहा है, डायरेक्टर। तो इसकी जो भरपाई करेगा वो कौन करेगा, डायरेक्टर करेगा, कंपनी नहीं करेगी। क्लियर है? तो इसमें क्या था कि जो शेयर्स हैं उसकी शॉर्टेज हो गई है, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन मनी आ चुकी है, एप्लीकेशन मनी बहुत ज्यादा आ गई है। नेक्स्ट क्या है, फॉर एक्टिंग बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी। ऐसे एक्ट करने की वजह से जो उसकी पावर मेंशन ही नहीं है MOA में या AOA में, उससे बियॉन्ड जाकर अगर कुछ वो डिसीजंस ले रहा है और उसकी वजह से कंपनी को या थर्ड पार्टी को नुकसान हो रहा है तो उसके लिए लायबिलिटी किसकी होगी, डायरेक्टर की होगी, कंपनी जिम्मेवार नहीं होगी। ठीक है? नेक्स्ट है, फॉर एनी लायबिलिटीज एट द कंपनी एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप। अब इसमें हमने एक कहा, मैंने बताया था जब हमने ड्यूटीज पढ़ी थी कि डायरेक्टर की ये ड्यूटी है कि AGM के टाइम पर जो जनरल मीटिंग होती है वहां पर अकाउंट की स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना। ठीक है? और उसमें मैंने कहा था कि उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज मेंशन होती हैं। अब और ये तो ऑलरेडी मेंशन है कि कितनी एसेट्स है कितनी लायबिलिटीज है, बट जब हम कंपनी को वाइंड अप कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और उस टाइम पर अगर कोई न्यू लायबिलिटीज हमें नजर आती हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, उसके लिए जिम्मेवार होगा डायरेक्टर, कंपनी नहीं होगी। ठीक है? तो ये थी थर्ड पार्टी के लिए। क्या है, प्रोस्पेक्टस में अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है या फिर अगर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन से पैसा ले लेता है या ओवर सब्सक्रिप्शन का पैसा रख लेता है तो भी उसके लिए डायरेक्टर को ही जिम्मेवार माना जाएगा, या फिर अपनी पावर से बाहर जाके काम करता है या कुछ नई लायबिलिटीज जनरेट होती हैं ड्यू टू डायरेक्टर की वजह से, तो भी वाइंडिंग अप के टाइम पे, ठीक है, तो भी उसके लिए डायरेक्टर ही जिम्मेवार होगा। क्लियर? हम पढ़ते हैं क्रिमिनल लायबिलिटीज। क्रिमिनल लायबिलिटीज पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताऊंगी सिविल लायबिलिटीज और क्रिमिनल लायबिलिटीज का। क्रिमिनल लायबिलिटीज का मतलब ये नहीं है कि कुछ मर्डर कर दिया और उसकी वजह से उसको कुछ ऐसा क्रिमिनल घोषित कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। इसमें और इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है, आप ऐसा भी कह सकते हो कि सिविल लायबिलिटीज जो है वो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं ना, टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, उसी को हम सिविल लायबिलिटीज कहते हैं।
ठीक है, अब कैसे है थोड़ा समझने की कोशिश करो कि जो सिविल लायबिलिटीज होती हैं इसमें क्या होता है कि डायरेक्टर चाहे कि शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट तोड़ दे या फिर अपने बियॉन्ड पावर यूज करे, मतलब अपनी पावर से ज्यादा कुछ डिसीजंस ले ले और उसकी वजह से थर्ड पार्टी को नुकसान हो रहा हो, या ऐसी डिसीजंस जो मैं थर्ड पार्टी में पढ़े थे, ठीक है, उसकी वजह से थर्ड पार्टी को नुकसान हो रहा है, पर वो नुकसान की जगह पर क्या कह रहा है कि मुझे कंपनसेशन दे दिया जाए, ठीक है, तो वो जो लायबिलिटीज कहलाती हैं वो सिविल लायबिलिटीज कहलाती हैं। मतलब क्या है कि एक पर्सन है, ये बी पर्सन है, ये सी पर्सन है, ठीक है, जो ये डायरेक्टर है इसने कुछ भी शायद डिसीजन लिया या इसने मिनिमम सब्सक्रिप्शन के पैसे वापस नहीं किए या मनी अलॉटमेंट जो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई थी वो मनी नहीं दी, या ट्रस्ट ब्रेक करने की वजह से ए पर्सन का 5,000 का नुकसान हुआ, बी का 10,000 का नुकसान हुआ, सी का 1,000 रुपए का नुकसान हुआ, ठीक है। तो ये जो नुकसान हुआ ये सभी किससे डिमांड कर रहे हैं? डायरेक्टर से, और डायरेक्टर कह रहा है कि ओके वो पे करने के लिए रेडी है, उसने पे कर दिया, ठीक है, तो ये इसकी होगी लायबिलिटीज। अब यहां पर क्या है कि कंपनसेशन, और अगर नुकसान के बदले में वो कंपनसेशन भी चाहते हैं कि भाई मुझे नुकसान हुआ 5,000 जगह मुझे 1,000 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, 6,000 दो, और डायरेक्टर रेडी है पे करने के लिए, तो ये है सिविल लायबिलिटीज, जहां पर नुकसान थर्ड पार्टी का होता है और नुकसान किसको फेस करना पड़ रहा है? थर्ड पार्टी को, और अगर पैसा या कंपनसेशन मिल रहा है किसको मिल रहा है? थर्ड पार्टी को मिल रहा है, ठीक है, क्लियर। लायबिलिटी किसकी है? वो डायरेक्टर की ही है, ठीक है, ये है सिविल लायबिलिटीज जो हमने आउटसाइडर पढ़ी थी। क्रिमिनल लायबिलिटीज में क्या होता है ये भी कि इसमें भी वो बियॉन्ड पावर कुछ यूज करके डिसीजंस ले लेता है या उसकी जो मिस्टेक्स ड्यूटीज अच्छे से नहीं करता है तो उसकी वजह से कुछ नुकसान होता है, तो उस नुकसान की वजह से डायरेक्टर के ऊपर फाइन लगाया जाता है, डायरेक्टर के ऊपर फाइन लगाया जाता है, ठीक है, फाइन भी लगा सकते हैं या उसको जेल भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, या जेल या इम्प्रिजनमेंट या दोनों ही, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो जब फाइन लगता है तो उस एक्टिविटीज को हम क्रिमिनल लायबिलिटीज में काउंट करते हैं, ठीक है, और यहां पर जो ये फाइन पे होता है वो किसको पे होगा? वो पे होता है गवर्नमेंट को, ठीक है, क्लियर। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिविल लायबिलिटीज एंड क्रिमिनल लायबिलिटीज। दोनों में अकाउंटेबल कौन है? दोनों में लायबिलिटी किसकी है? डायरेक्टर की है। अकाउंटेबल कौन है? डायरेक्टर ही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनी? या रिस्पॉन्सिबल कौन है? डायरेक्टर। इसके लिए भी डायरेक्टर जिम्मेवार है, इसके लिए भी डायरेक्टर जिम्मेदार है, बट यहां पर जो उसको पिनलाइज किया जाएगा या फाइन लगाया जाएगा, वो फाइन जब वो पे करेगा डायरेक्टर तो गवर्नमेंट के पास जाएगा। यहाँ पर जो उसको कंपनसेशन देनी पड़ेगी या जिसकी डायरेक्टर की वजह से जिसका नुकसान हुआ है उसे कंपनसेशन और नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, तो वो पैसा किसके पास जाएगा? जो वो पार्टी होगी, मतलब हमने ये पढ़ा था ना, ये पार्टी के पास ही पैसा जाएगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लायबिलिटीज एंड सिविल लायबिलिटीज। तो इसमें आप वही पॉइंट लिख सकते हैं जो हमने थर्ड पार्टी वाले पॉइंट्स लर्न किए थे, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्रिमिनल लायबिलिटीज में। क्रिमिनल लायबिलिटीज में सेम वही रेपिटेटिव सेंटेंसेस ही हैं, तो आप एक बार में पढ़ोगे समझ आ जाएंगे। फर्स्ट क्या है? फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, अगेन प्रोस्पेक्टस की इंस्पेक्शन करने का काम डायरेक्टर का है। अगर वो अच्छे से इंस्पेक्शन नहीं करता है उसकी वजह से कंपनी को नुकसान होता है या शेयर होल्डर को नुकसान होता है किसी वजह का, तो वो कंपनी पे नहीं करती है, वो डायरेक्टर पे करते हैं, और इसके लिए उसे फाइन भी लगाया जा सकता है या उसके लिए इम्प्रिजनमेंट भी है। नेक्स्ट, फेलियर टू फाइल रिटर्न ऑन द अलॉटमेंट विद आरओसी। जब शेयर्स इशू किए जाते हैं, अलॉट किए जाते हैं, तो उसके लिए सर्टिफिकेट भी इशू होते हैं, तो वो अलॉटमेंट की जो रिटर्न होती हैं वो डायरेक्टर को आरओसी के पास फाइल करनी होती है। अगर डायरेक्टर वो रिटर्न फाइल नहीं करता है आरओसी के पास, तो उस टाइम पर उसे फाइन लगाया जा सकता है, पेनलाइज्ड मींस किया जा सकता है कि आपने ये काम नहीं किया, आपके इतना फाइन लगाया जाएगा, या फिर उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो इन सब केसेस में आप याद रखना इसको फाइन ही लगेगा या इम्प्रिजनमेंट ही होगी, ठीक है। तो दोनों चीजों में से कोई भी केसेस हो सकता है। नेक्स्ट, फेलियर टू गिव द नोटिस टू द रजिस्ट्रार फॉर कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक।
अब कई बार ऐसा होता है कंपनी में कि कंपनी चाहती है कि वो अपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर दे या स्टॉक्स को शेयर में कन्वर्ट कर दे, तो ये कर तो हो सकती है, कन्वर्जन कर सकती है, बट इसको करने के लिए अगर वो करती है तो सबसे पहले उसको रजिस्ट्रार मतलब आरओसी को नोटिस भेजना जरूरी है। विदाउट नोटिस के हम ये कन्वर्जन नहीं कर सकते, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डायरेक्टर की है। और अगर वो विदाउट नोटिस के लिए नोटिस भेजे ऐसा काम करता है तो लायबल कौन होगा? डायरेक्टर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फेलियर टू इशू शेयर सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट। जब शेयर होल्डर्स शेयर्स परचेज करते हैं, डिबेंचर्स वगैरह ले लेते हैं, तो उन्हें सर्टिफिकेट इशू करने का काम किसका है? डायरेक्टर का है। तो ये ध्यान रखे वो कि ये टाइमली उनको अलॉट हो जाए, और अगर नहीं अलॉट होते, फेलियर आता है इसमें किसी चीज का, तो रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर बनेगा। Failure to maintain register to members and register of debenture holders, shareholders। कंपनी में ना सभी के रजिस्टर्स बने होते हैं, जितने भी मेंबर्स काम कर रहे होते हैं उनका रजिस्टर्स मेंटेन करने का काम किसका है? डायरेक्टर का है। मेंटेन करने का काम मींस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हैं, ठीक है, डिबेंचर, शेयर होल्डर्स, ये सभी मेंटेन करने का काम किसका है? डायरेक्टर का है। अगर उसमें किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है या वो रजिस्टर मेंटेन नहीं करता है, तो बाद में हमें पता ही नहीं चलता कि कितने शेयर होल्डर्स है, तो उसकी वजह से कंपनी को कुछ नुकसान होता है, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन हुआ? डायरेक्टर हुआ। लायबिलिटी किसकी हुई? डायरेक्टर की। ठीक है, फाइन किसको लगेगा? डायरेक्टर को लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट, डिफॉल्ट इन होल्डिंग एजीएम। अगर वो टाइमली एजीएम नहीं करवाता है, लोगों को बताता नहीं है कि इस साल में मीटिंग हुई है, तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर की होगी। फेलियर टू प्रोवाइड एनुअल अकाउंट्स और बैलेंस शीट। अगर वो एजीएम ही नहीं बना रहा है, एजीएम बनाता ही नहीं है, कंडक्ट ही नहीं करता है, और अगर एजीएम कर लेता है तो उसमें बैलेंस शीट्स पर अकाउंट बैलेंस शीट्स प्रेजेंट नहीं करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रेजेंट नहीं करता है, कुछ भी स्टेटमेंट्स नहीं देता है, तो उसके लिए जिम्मेवार ये होगा डायरेक्टर, और फाइन भी इसी को ही लगेगा। नेक्स्ट है फॉर होल्डिंग द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इन मोर देन 15 कंपनीज। अगर डायरेक्टर इस कंपनी में काम कर रहा है और 15 से ज्यादा और भी किसी कंपनी का डायरेक्टर है, तो भी इसके लिए इसको फाइन लगाया जा सकता है। एक पर्सन 15 कंपनी से ज्यादा का डायरेक्टर नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज डिविडेंड डिक्लेयर बट नॉट पेड विद इन 30 डेज। अब हमने कहा था कि डिविडेंड डिक्लेयर करना और पे करने का काम किसका है? ड्यूटीज में पढ़ा था ना कि डायरेक्टर करेगा। तो अगर वो डिक्लेयर तो कर देता है कि भाई इतना डिविडेंड है, इतना हम आपको पे करेंगे, बट पे नहीं करता है टाइमली, विद इन 30 डेज वो पे नहीं करता है, तो उसके लिए लॉस किसको फेस करना पड़ेगा? लायबिलिटी किसकी बनेगी? डायरेक्टर की बनेगी। फाइन किसको लगेगा? डायरेक्टर को लगेगा। नेक्स्ट, डज नॉट डिस्क्लोज पर्सनल इंटरेस्ट। जब एजीएम होते हैं तो उसमें अगर डायरेक्टर किसी शेयर होल्डर का जो पर्सनल इंटरेस्ट है या अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट है नहीं डिस्क्लोज करता है और उसकी वजह से कंपनी को फेस करना पड़ रहा है कोई नुकसान, तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा? उसके लिए अकाउंटेबल होगा डायरेक्टर। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो जितनी भी ड्यूटीज हैं वही हमने सारी यहाँ पे मेंशन की हैं कि अगर जो डायरेक्टर है अपनी ड्यूटीज को सही ढंग से नहीं करता, यही ड्यूटीज थी कंडक्ट करवाने की सभी, तो अगर वो नहीं करता है तो उसके लिए उसे फाइन लगाया जा सकता है, उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्रिमिनल लायबिलिटीज में कहा जाता है। क्लियर? अगर हम बात करें सिविल लायबिलिटीज में, तो सिविल लायबिलिटीज का मैंने आपको बताया ना, कंपनसेशन हो जाती है, सेटलमेंट हो जाती है पार्टी और डायरेक्टर के बीच में, बट यहाँ पर क्या है, जो भी पैसा होता है गवर्नमेंट के पास जाता है फाइन लग के। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और नोट्स की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, आपको नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी। सारे के सारे नोट्स आपको वहां पर मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके इस छोटे से एफर्ट से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।